बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बात नवनीत राणा और रवि राणा, उनके पति की। राणा दंपत्ति को 12 दिनों बाद जेल से छुट्टी मिल गई, राहत मिल गई, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर जो रार है, जो लड़ाई है, जो तकरार है महाराष्ट्र सरकार से, वो ऐसा लगता है जारी रहने वाली है। जब आज रवि राणा जेल से रिहा होकर नवनीत राणा अपनी पत्नी से मुलाकात करने जा रहे थे कार में, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जा रहे थे। इसी से समझा जा सकता है कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं राणा दंपत्ति की। लेकिन नवनीत राणा कैसे पति को देखकर अस्पताल में भावुक हो गई, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं। निर्दलीय विधायक रवि राणा रिहाई के बाद अपनी पत्नी नवनीत राणा से मिलने अस्पताल पहुंचे तो पति को देखकर नवनीत राणा भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि राणा पत्नी के आंसू पोंछते रहे, उनको ढांढस बंधाते रहे। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत के बाद गुरुवार को जेल से रिहाई मिली। तलोजा जेल से रिहा होने के बाद रवि राणा अपनी गाड़ी से लीलावती अस्पताल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रवि राणा हाथों में हनुमान चालीसा लिए हुए थे और पाठ भी कर रहे थे। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते आए हैं। उनके हाथ में हनुमान चालीसा है जो कि सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट है, विरोध का प्रतीक। हनुमान चालीसा उन्होंने अपने हाथ में लगातार पकड़ रखी है और पूरे रास्ते वो उसे पढ़ते हुए आए। हनुमान चालीसा को एक प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर वो पढ़ते हुए नजर आए और अब लीलावती अस्पताल पहुंच गए हैं। लीलावती में ही एडमिट किया गया है नवनीत राणा को। अपनी पत्नी से वो मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। 12 दिन बाद राणा दंपति को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है, लेकिन रवि राणा जिस तरह से गाड़ी में हाथ में हनुमान चालीसा लिए हुए लीलावती अस्पताल पहुंचे, उससे साफ है कि हनुमान चालीसा पर लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा अभी भी उनके हाथों में है। ये तस्वीर आप देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रवि राणा हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा उनके हाथों में इस वक्त नजर आ रही है। वहीं नवनीत राणा भाईकला जेल से रिहाई के बाद काफी भावुक दिखाई दी। नवनीत राणा को जेल से जांच के लिए सीधे लीलावती अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नवनीत राणा से मुलाकात की और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। नवनीत राणा को जेल में से सीधा अस्पताल आना पड़ा, इस बात का दुख है। नवनीत राणा जी की प्रकृति देखने के लिए आया हूं। मैं ठाकरे सरकार का जो माफिया सरकार है उसका निषेध करता हूं। नवनीत राणा की तबीयत को लेकर उनके वकील ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नवनीत की 27 अप्रैल से ही तबीयत सही नहीं थी, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें जरूरी इलाज मुहैया नहीं करवाया। खासदार नवनीत राणा को 23 तारीख को अरेस्ट किया गया। उसके बाद वो जेल में थी, भाईकला जेल में थी। भाईकला जेल में जब वो थी तो उनको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ जो ऑलरेडी थी वो काफ़ी बढ़ गई। वहाँ के उन्होंने जेल प्रशासन से उस बारे में बताया। उसके बाद जेल के डॉक्टर्स ने उनको एग्जामाइन किया और 27 तारीख को उनका सिटी स्कैन किया जाए, उनका एक्सरे निकाला जाए, ये रेफर भी किया था। लेकिन जेल प्रशासन ने पूरी तरीके से इस बात को नज़रअंदाज किया। उनका सिटी स्कैन या एक्सरे नहीं निकाला गया। नवनीत राणा और रवि राणा की रिहाई के लिए उनकी 10 साल की बेटी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। जेल से रिहाई के बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने मीडिया से कोई बात नहीं की। साफ है कि राणा दंपति कोर्ट की हिदायत का पालन कर रहे हैं, लेकिन रवि राणा के हाथों में हनुमान चालीसा की तस्वीर से ये साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र में चालीसा को लेकर लड़ाई जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज की एक और घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। हैदराबाद से जो घटना सामने आई, पूरा देश इस वक्त सन्न है। एक हिंदू युवक ने एक मुस्लिम युवती के साथ शादी रचाई, लेकिन उसको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि जो लड़की के परिवार वाले हैं उनको ये शादी नागवार गुजरी, इसलिए युवक की हत्या कर डाली। इस पूरे मामले पर पुलिस चुप है। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। देखिए रिपोर्ट।
ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां सरे राह एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। नागराजू को उसकी पत्नी पल्लवी बार बार बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हमलावर उसे दूर धकेल देते हैं और नागराजू पर वार करते रहते हैं। नागराजू को मुस्लिम लड़की सुल्ताना से शादी करने की कीमत अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती कॉलेज के समय से थी। नागराजू ने 4 महीने पहले 31 जनवरी को सुल्ताना से शादी कर ली। बताया जा रहा है कि इसके बाद सुल्ताना ने अपना नाम पल्लवी रख लिया था। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन इस रिश्ते से सुल्ताना का परिवार खुश नहीं था। इस मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने पुलिस को बताया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने समय रहते एक्शन नहीं लिया। जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी पुलिस ऑफिशियल्स ने 2 अक्यूज को इस केस में अरेस्ट किया है, जो लड़की का भाई है और लड़की का ब्रदर इन लॉ है। नागराजू की हत्या के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या नागराजू को हिंदू होने की सजा मिली है? नागराजू के मर्डर पर मजहब के ठेकेदार चुप क्यों हैं? सेकुलर गैंग नागराजू के लिए इंसाफ कब मांगेगा? अवार्ड वापसी गैंग कब सामने आएगा? कब कैंडल मार्च निकाले जाएंगे? कब नागराजू को इंसाफ मिलेगा? बीजेपी ने जहां हैदराबाद की घटना की कड़ी निंदा की है, वहीं सेकुलर गैंग की चुप्पी पर सवाल भी उठाए हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन साथ साथ प्रश्न उन लोगों पे उठता है जो हमेशा एक तरफा जब कुछ होता है तो तुरंत जो है देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब एक और लड़के की इस प्रकार की हत्या होती है तो चुप क्यों हो जाते हैं? मतलब इसमें दोहरे मापदंड नहीं होंगे क्या? ये नागराजू की हत्या पर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। हैदराबाद में जिस तरह से सरेआम नागराजू की हत्या कर दी गई, उससे सवाल उठता है कि मजहब के नाम पर आखिर कब तक मर्डर होते रहेंगे? मोहब्बत करने की सजा मौत क्यों है? आखिर कब तक सरेआम सड़क पर कत्लेआम होगा और सब खामोशी से तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे? हत्या के बाद इलाके में तनाव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सेकुलर गैंग की चुप्पी पर है कि वह नागराजू के लिए इंसाफ कब मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। तो रिपब्लिक ने खास बातचीत की है प्रशांत किशोर से आगे की रणनीति को लेकर। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है कि देश के कई अंडर डेवलप्ड और पिछड़े राज्यों में आज स्वराज की जरूरत है। स्वराज किसका स्वराज? जो लोगों के नज़र में जिसको जो स्वराज लगे वही स्वराज होना चाहिए, इसलिए इसका नाम जन स्वराज रखा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोई पार्टी बनाने का प्रयास अभी नहीं है, लोगों से जुड़ने, उनको समझने का प्रयास है। एक बार जब लोग मिलके तय करेंगे, जो अगर वो तय करेंगे कि पार्टी बनाना है तो पार्टी बनाई जाएगी। अच्छा, नीतीश जी से मिलने का था आपको रविवार को, आप क्यों नहीं मिले उनसे? क्या वो फोर्स कर रहे थे आपको मिलने के लिए? नहीं, फोर्स नहीं कर रहे थे, हमें उनसे हम लोगों को मिलना था, लेकिन मैं कहीं काम में फंस गया जिसकी वजह से नहीं मिल पाए। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब भी चाहेंगे, जब बुलाएंगे मैं उनसे जाकर जाइएगा मिलने, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो लास्ट मीटिंग हुई थी आपसे दिल्ली में, तो क्या उन्होंने कोई पद ऑफर किया था आपको कि आप जेडीयू ज्वाइन कीजिए? देखिए, जो मैं पिछली बार नीतीश जी से जब दिल्ली में मैं मिला था, दिल्ली में जब मैं मिला था, उसका एकमात्र पर्पस था, कोविड के बाद वो पहली बार वहाँ आ रहे थे, एक सोशल शिष्टाचार है जिसकी वजह से उनको मिलने गया था, उनके साथ खाना खाए वापस आए। पिछले संडे को उनसे 4 बजे मिलना था, मैं कहीं काम में फंस गया जिसकी वजह से उनसे नहीं मिल पाया। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, अगर वो बाद में जब भी मिलना चाहेंगे मैं अवेलेबल हूँ, मिल सकता हूँ। ये बताइए सर, आदमी से आप मिल लेंगे जी, ये बताइए कि क्या कांग्रेस का क्या ऑप्शन अभी भी ओपन है आपका? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया और पहले भी अपने इंटरव्यू में बताता रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस को ये तय करना है कि वो आगे कैसे करना चाहते हैं,
आपका तो हो गया भाई सवाल खत्म। ये तय कांग्रेस को करना है, मुझे नहीं। उन्होंने जो उचित समझा वो उन्होंने डिसीजन लिया, मुझे जो उचित लगा वो मैंने डिसीजन लिया। कांग्रेस को किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। पार्टी में मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल अनुभवी लोग बहुतेरे पड़े हुए हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। मुझे उन्होंने बुलाया, अवसर दिया तो आगे भी आप अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। अब भाई वो क्यों बुलाएंगे, अभी तो बात खत्म की है, रोज रोज उसी बात को करने। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात महायुद्ध की कर लेते हैं। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, 70वां दिन है, लेकिन अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ये जंग का अंत नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच जो रूस है वो नकली मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को डरा रहा है। न सिर्फ पूरी दुनिया को डरा रहा है, बल्कि इस्कंदर मिसाइलें जो कि परमाणु सक्षम मिसाइलें होती हैं, उनके जरिए उन्हें दागकर दुनिया को संदेश देने की कोशिश कर रहा है रूस कि किसी भी काम में रूस के दखल ना दे दुनिया का कोई भी देश, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये जो मिसाइल का परीक्षण हुआ है, अभ्यास हुआ है नकली तौर पर, ऑपरेशनल तौर पर, वो कहाँ हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बाल्टिक सागर पड़ता है। बाल्टिक सागर में कैसे इस्कंदर मिसाइल का परीक्षण किया है रूस ने और डराने की कोशिश की है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस ने की परमाणु युद्ध की तैयारी। मिसाइलें दागकर मचाया हड़कंप। दिनों बाद रूस का बड़ा एक्शन। रूस यूक्रेन युद्ध को 70 दिन बीत चुके हैं। आज 5 मई है और 9 मई करीब है जब रूस अपना विजय दिवस मनाता है। लेकिन इस बीच रूसी सेना ने मिसाइलें दागकर हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि मिसाइलें नकली तौर पर दागी गईं, लेकिन जो रूस ने अभ्यास किया उसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। रूस ने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि उसके सुरक्षा बलों ने यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान के बीच कैलिनिनग्राद के पश्चिमी एन्क्लेव में नकली परमाणु सक्षम मिसाइल हमलों का अभ्यास किया है। रूस ने कहा कि रूसी बलों ने मिसाइल सिस्टम, एयरफील्ड, संरक्षित बुनियादी ढांचे, सैन्य उपकरण, नकली दुश्मन के लॉन्चर्स पर निशाना साधा है। ये खुलेआम ऐलाने जंग ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन को पश्चिम की ओर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रूस चिढ़ा हुआ है। अब तक जो वो हासिल करना चाहता था वो हो न सका। तमाम प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए रूसी सेना अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए परमाणु युद्ध की तैयारी में जुटी हुई है। फरवरी में जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर युद्ध का धावा बोला गया, तब से लेकर 70 दिन बीतने तक आशंका थी कि रूस अपने परमाणु शक्ति के साथ अलर्ट पर है और हो भी यही रहा है। रूस को रोकना मुश्किल है। नकली मिसाइलें दागकर, परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का अभ्यास कर रूस ये दिखाना चाहता है कि वो डींगे हाँकने में विश्वास नहीं रखता। रूस के मिसाइल अभ्यास से यूरोप भी कांप गया है, क्योंकि रूस का परमाणु प्लान बहुत डरावना है। बुधवार को यूरोपीय संघ के सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बाल्टिक सागर पर एक एन्क्लेव में इस्कंदर मिसाइल का अभ्यास किया गया। इस्कंदर मिसाइल परमाणु सक्षम होती है। रूस ने इस मिसाइल सिस्टम के नकली इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का अभ्यास किया है। रूसी सैन्य कर्मियों ने अपनी पोजीशन बदलने के लिए युद्धाभ्यास किया। अभ्यास में 100 से ज्यादा सैनिक शामिल थे। रूस ने इस अभ्यास के जरिए अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रूस के इस लड़ाकू यूनिट में रेडिएशन और केमिकल कंटेनमेंट जैसी परिस्थितियों का अभ्यास भी किया गया।
जो ये बताता है कि कैसे रूस अपनी रणनीतिक बदलाव करके यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है। इसीलिए जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से रूस ने डंके की चोट पर नहीं, लेकिन दबी जुबान से ये इशारा किया कि रूस के मामलों में दखल दिया तो या तो ये जंग विश्व युद्ध की तरफ चली जाएगी, नहीं तो ये जंग परमाणु युद्ध का आगाज कराकर ही छोड़ेगी। रूस का इस तरह से सैन्य अभ्यास पूरी दुनिया को डरा रहा है। साफ है, लोगों को डर लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच कहीं एटॉमिक वॉर न शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 3 दिनों बाद 9 मई है। रूस 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो क्या 9 मई को पुतिन रणनीतिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं कि यूक्रेन के अलावा जो अगला टारगेट वाला देश है वो मोल्डोवा है? अब मोल्डोवा के साथ रूस की दुश्मनी क्या है? क्यों आखिर मोल्डोवा का इस्तेमाल यूक्रेन को घेरने के लिए पुतिन कर सकते हैं? इस रिपोर्ट को देखिए। यूक्रेन के बाद भी नहीं रुकेंगे पुतिन। पुतिन का अगला टारगेट कौन? अब मोल्डोवा पर हमले की तैयारी। यूक्रेन पर हमले के 2 महीने बाद भी रूस इस जंग को जीत नहीं पाया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। यूक्रेन ने यह दावा मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में 2 बम धमाकों के बाद किया। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा से लगा एक छोटा सा इलाका है। माना जा रहा है कि रूस 9 मई के आसपास मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। ऐसा होने पर पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया की आजादी का ऐलान कर सकते हैं। 9 मई का दिन रूस के लिए काफी अहम है। 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है। दूसरे विश्व युद्ध में इसी दिन सोवियत संघ ने जर्मनी को हराया था। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है, जिससे उसके लिए यूक्रेन और मोल्डोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला मोल्डोवा क्षेत्रफल के लिहाज से करीब जम्मू कश्मीर के बराबर है। अब आपको बताते हैं कि रूस मोल्डोवा के लिए इतना खास क्यों है। मोल्डोवा पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा एक देश है। 1991 तक मोल्डोवा सोवियत संघ का हिस्सा था। मोल्डोवा की आबादी करीब 26 लाख है। इसके पास महज 7,000 सैनिक हैं। मोल्डोवा यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश है। मोल्डोवा की 45% आबादी विदेशों में रहती है। मोल्डोवा अपनी गैस की जरूरतों के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। पुतिन की सेना मोल्डोवा पर हमला करके अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहती है कि रूस अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने वाला है। रूस को अगर अस्थिर करने की कोशिश की गई तो रूस फिर चुप नहीं बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी खबर के साथ फिलहाल जागते रहो में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।